राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन नतीजों ने विपक्ष को करारा झटका दिया, क्योंकि जीत एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हुई और इस जीत में क्रॉस वोटिंग का भी बड़ा हाथ है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के पैतरों के आगे विपक्षी एकता कमजोर पड़ गई। हालांकि अब सभी दल इस वजह को ढूंढने में लग गए हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई। साथ ही अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कांग्रेस काफी सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है और इसके लिए उसने जांच शुरू कर दी है। यानी परिणाम आने के बाद से विपक्ष में खलबली मच गई है और इसी के साथ सतर्कता भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव ने भी सभी दलों में बेचैनी बढ़ा रखी है। सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ मैदान में है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और अब समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच 21 जुलाई को टीएमसी के ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया। ऐलान था उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का। अब तृणमूल कांग्रेस के इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया। अटकलों का बाजार गर्मा गया। कई तरह के कयास लगने लगे, जैसे क्या ममता ईडी से डर गई हैं? क्या ममता बीजेपी से करीबी बढ़ा रही हैं? क्या कांग्रेस को कमजोर करना चाहती हैं ममता? क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है टीएमसी? ऐसे कई सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, जिन पर आज स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं। तो आइए जानते हैं कि क्यों ममता ने इस चुनाव से बनाई दूरी। क्या पहले ही ममता ले चुकी थी फैसला? दोस्तों, इस समय सभी के जहन में एक ही सवाल है कि जो ममता बनर्जी लंबे समय से विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई थी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नजदीक आते आते उनकी भाषा क्यों बदल गई? क्यों ममता एकदम शांत हो गई हैं? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से ही किनारा कर लिया। दरअसल टीएमसी ने ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो वोट नहीं करेंगी, क्योंकि विपक्ष ने ममता बनर्जी की राय लिए बिना ही मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब टीएमसी की इस घोषणा से हलचल तो मची और टीएमसी विपक्षी दलों के निशाने पर भी आ गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ विपक्ष ने टीएमसी से नहीं पूछा इसलिए टीएमसी वोट नहीं करेगी, या फिर माजरा कुछ और है? अब सवाल उठा है तो कयास भी कई तरह के लग रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ममता सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ जाना चाहती हैं, क्योंकि अल्वा कांग्रेस की उम्मीदवार है, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई। क्योंकि ममता शुरुआत से ही कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है। विपक्षी एकजुटता में भी वो कांग्रेस को साइडलाइन ही करना चाहती थी। हालांकि ये अलग मामला है, लेकिन इसके अलावा एक और दावा किया जा रहा है और वो ये है कि ममता के इन बदले हुए तेवर के तार जुड़े हैं दार्जिलिंग में हुई बैठक से, जिस बैठक में जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। 13 जुलाई को जब यह बैठक हुई थी, उस समय सभी के कान खड़े हो गए थे कि एक दूसरे के धुर विरोधी धनखड़ और ममता की इस बैठक के मायने क्या हैं। जिसके बाद 17 जुलाई को धनखड़ को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन अब जब 21 जुलाई को टीएमसी ने इस चुनाव से दूरी बनाई है, तो उसके इस फैसले को 13 जुलाई को दार्जिलिंग में हुई उस बैठक से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब 13 जुलाई को हुई बैठक ने खलबली मचा दी थी। 16 तारीख को विपक्ष की बैठक में भी टीएमसी की दूरी ने सभी को सोचने पर मजबूर किया था और उसके बाद टीएमसी की तरफ से 21 जुलाई को बैठक बुलाई गई। बैठक ने विपक्ष को परेशान किया कि आखिर ममता ने ये बैठक क्यों बुलाई है, और ममता ने बैठक बुलाकर जो ऐलान किया उसने नई अटकलों और चर्चाओं को हवा दे दी। अब ममता विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। विरोधी दल ममता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनके फैसले की निंदा कर रहे हैं। माकपा और कांग्रेस ने इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच एक सूक्ष्म समझ का नतीजा बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में भाजपा विरोधी स्थान को कमजोर करना है। कांग्रेस के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के 2 फैसलों ने बीजेपी के साथ उसकी गुप्त समझ को साबित कर दिया है। पहला, सभी बीजेपी विरोधी दलों ने जब सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए याचिका पर हस्ताक्षर किए, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष से दूरी बनाई। और दूसरा, टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब देश में विपक्ष की जगह को कमजोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक ममता बीजेपी की बी टीम है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ममता के ये बदले हुए तेवर कहीं बीजेपी से डर का नतीजा तो नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि
क्या मोदी सरकार की शक्तियों के आगे ममता ने हथियार तो नहीं डाल दिए? यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या ममता को ईडी का डर सता गया है और इसी डर के चलते उनके सुर बदल गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष अक्सर ही दावा करता है कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। ऐसे में टीएमसी का ऐसी घोषणा करने के बाद से कयास है कि सरकार ने ममता को भी ईडी का डर दिखा दिया है। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पहले ही ईडी के रडार पर हैं और कई बार अभिषेक और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि ममता को भी मोदी सरकार ने ईडी की धमकी दी है, क्योंकि ममता के ये तेवर अचानक से नहीं बदले हैं। ममता के एक और बयान ने भी विपक्ष को झटका दिया था, जब ममता ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले अचानक ये बयान दिया था कि अगर सरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ विपक्ष से पहले ही चर्चा की होती तो वो मुर्मू का ही समर्थन करती। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस बयान के बाद ममता ने अपने ही उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, उन्हें प्रचार तक के लिए पश्चिम बंगाल नहीं आने दिया गया था, जबकि यशवंत सिन्हा का नाम ममता ने ही दिया था और यशवंत टीएमसी के ही नेता हैं। उनके इस फैसले ने भी सभी को हैरान कर दिया था और उसके बाद जब राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना हुई तो उस वक्त बंगाल से जो क्रॉस वोटिंग की खबरें आई उसने तो जैसे सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि ममता के ही विधायकों और सांसदों ने उनकी मुखालफत कर दी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता ने ही अपने विधायकों और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा था? खैर, सवाल तो कई हैं और अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन ममता के बदले हुए तेवर इस बात की तरफ इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। क्योंकि जहां एक तरफ ममता का कहना है कि अलवा को उम्मीदवार बनाने को लेकर विपक्ष ने उनसे राय मशवरा नहीं लिया, लेकिन वही कांग्रेस का दावा है कि 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार को लेकर ममता बनर्जी को फोन किया था। ममता ने उनसे कहा था कि मेरे नजर में कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए विपक्ष संयुक्त रूप से जिस किसी को भी उम्मीदवार तय करता है उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। इसके बाद एनडीए की ओर से 16 जुलाई को जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया था। उसी दिन रात को 8:30 बजे सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को मैसेज भेजा था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब ही नहीं मिला। इसके बाद 18 जुलाई को शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। इसमें शिवसेना और टीआरएस के नेता भी मौजूद थे। टीएमसी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वहां से कोई नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी से शरद पवार ने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ममता के ऑफिस से जवाब आया कि मुख्यमंत्री एक मीटिंग में बिजी हैं। विपक्ष के नेताओं ने उनका करीब आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन ममता से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद शरद पवार ने मार्गेट अलवा के नाम का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि ममता दिल्ली में कुछ और बात करती हैं और बंगाल जाकर कुछ और बात निकलती है। वो दुविधा और ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, जिसमें बीजेपी और ममता दोनों का फायदा है। हालांकि ममता के इस फैसले ने भूचाल ला दिया है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसको लेकर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन ममता ने यूं ही ये फैसला नहीं लिया है, इतना तो तय है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ